हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 2-3 दिन से शिकायत मौसूल हो रही है, क्या हवा में नमी है इस वजह से नाक से खून निकल रहा है या कोई और वजूहात भी सामने आ रही हैं? जी ये देखें, हवा में नमी वाली बात तो बिल्कुल सही है कि हवा में नमी जो है हम उसको टेक्निकली ह्यूमिडिटी कहते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट जो है ना वो हवा में मौजूद होना चाहिए। तो ये मिनिमम जो है वो 45%, इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं कि आपको पता है कि 100 में से कितने हिस्से जो है ना वो मौजूद है। तो ये मिनिमम 45% होना चाहिए, जो कि हमारी जो प्रॉपर वर्किंग है जिसमें स्किन हमारी मॉइस्चराइजिंग है, इसी तरह नाक में हमारा जो है ना वो म्यूकस एनवायरनमेंट में काम करने का आदी होता है नाक, और हमारा जो थ्रोट होता है, गला होता है। तो वो जाहिर सी बात है, अब आजकल जो हवा में नमी की मिकदार है आज भी जो लाहौर में वो 15 से तकरीबन 22% तक मौजूद है, और अगले आइंदा हफ्ते में जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें भी तकरीबन ये इसी रेंज में राउंड अबाउट है। तो जो 15% से लेस जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है हमारे लिए हवा में नमी, तो वो हमारे लिए डिहाइड्रेशन का बायस बनती है। जी प्रोफेसर बताइएगा, हवा में नमी की क्या वजह है? माहौलियाती तब्दीली की वजह से है या ओवरऑल पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से बताइएगा, क्या उस वजह से जो हवा है उसमें नमी ज्यादा हो गई, कमी हो गई है उसकी? जी बिल्कुल, ये हवा में जो नमी की मिकदार है या हवा में जो गैसेज है ना मौजूद, हमारे पास हवा में जो है ना वो तीन चीजें मौजूद होती हैं कि एक तो जो है ना हवा में गैसेज की मिकदार जो होती है, दूसरा हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, और तीसरा जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट जो है वो हवा में मौजूद होता है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारा एक इशू है, ये इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। उसकी मेन रीजन ये है कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी ये जो फॉसल फ्यूल्स है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो एयर पोल्यूशन है वो काज करती है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खतरनाक हद तक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा टेम्परेचर है वो राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तकरीबन अब तक जो है ना 0.72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो इंक्रीज हो चुका है, एनुअल रेट 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग इशू है, हवा जितनी गर्म होती जाएगी हमारा जो इसके साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट होता है। इसी तरह हमारी जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से हवा में जो है ना वो मॉइस्चर कंटेंट भी डिक्रीज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा जो नॉर्मल क्लाइमेट पैटर्न था वो टोटली जो है ना वो तब्दीली की। अच्छा प्रोफेसर बताइएगा, कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये इसी तरह से रूटीन चलेगी, इसी तरह से शिकायत मौसूल होंगी, होंठों का खुश्क हो जाना, और कब तक ये जो नमी है ये रहेगी? क्योंकि अभी तो समर का स्टार्ट है, अभी तो काफी वक्त पड़ा है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने जा रहा है। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जैसे जैसे गर्म हवा होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना वो दो तरह का है कि एक हमारे मानसून सीजन जो है वो भी काफी दूर है, जिसमें बारिशों वगैरह का सीजन है, ये तकरीबन कोई 15 जून से 15 जुलाई तक प्री मानसून सीजन होता है, तो ये भी काफी दूर है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो एयर पैटर्न है, हमारे पास वेस्टर्लीज होती है और इसी तरह जो समर है, तो ये अल्टीमेटली अभी तक तो जो हमारा है जो फोरकास्ट शो कर रही है अगला पूरा वीक जो है इसी तरह की सूरत हाल से जो है ना वो हमें नबरदाजमा होना पड़ेगा, तो इसी तरह में एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अच्छा प्रोफेसर बताइएगा, शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? क्योंकि एक तरफ हीट वेव है, दूसरी तरफ से अब ये होठों का खुश्क हो जाना, ब्लीडिंग होना नाक से, तो किस तरह से क्या क्या एहतियाती तदाबीर है जो शहरियों को अपनानी चाहिए? इसमें एहतियाती तदाबीर यही है कि शहरी सबसे पहले तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, और मोस्टली जो ज्यादा एस्थमेटिक पेशेंट हैं जिनको ऑलरेडी जो लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम है वो कोशिश करें कि इस तरह की जो आउटडोर है उसके साथ इंटरेक्ट कम से कम करें, और जो ह्यूमिडिफायर है उससे वो यूज करें, और जो स्किन के प्रॉब्लम्स है उसके लिए मॉइस्चराइजर यूज करें, सो दैट कि वो उससे मैक्सिमम जो है ना वो बच सके। अच्छा आप क्या समझते हैं कि कोई इतनी डेंजरस बात नहीं है, मतलब हवा की में कमी होना और इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां, क्या और भी बीमारियां एक्सपेक्ट की जा सकती हैं इससे? जी बिल्कुल, ये अगर हम इसको नहीं शुरू में देखेंगे तो अल्टीमेटली ये आपको पता है कि जिस तरह स्किन है तो वो एक्ने या एसेंजियम वगैरह की तरफ लेकर जाएगी, और इसी तरह नोज ब्लीडिंग है और वो लंग्स में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा नोज जो है ना वो म्यूकस एनवायरनमेंट में काम करने का आदी होता है। तो जब ये हवा खुश्क होगी तो अल्टीमेटली जो हमारे नाक के अंदर है वो खुश्क हो जाएगी, और वो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो अल्टीमेटली हमारे लंग्स की तरफ इनहेल होगा, जिसकी वजह से हमें लंग्स के ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ज्यादातर एस्थमेटिक पेशेंट वो ज्यादा इसमें होते हैं कि वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं कि उनको जो है ना वो कांटेक्ट कम से कम करना चाहिए। सही हो गया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवैस ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो बीमारियां हैं छोटी छोटी इनकी शिकायत मौसूल हो रही है, कितने मरीज इस वक्त आपके पास आ चुके हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया ये चैनल 7 में मदऊ करने का।
ENT की हमारी OPD में रेगुलर पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल। जैसे ही मौसम ये तब्दील हुआ, खुश्क मौसम वो स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने भी बताया, नाक गले की खुश्की की, आंखों में जलन, खुश्की, इसके साथ पेशेंट्स आ रहे हैं। नाक के अंदर क्रस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जब इरिटेशन होती है, जब उसको स्क्रैच किया जाए नोज़ को, फिर वहाँ से नोज़ ब्लीड शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑलरेडी एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, नाक की एलर्जी के, उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, और उनकी फ़ौरन से तबीयत जो है वो ख़राब होना चाहिए, जिसमें छींकों का आना, लगातार नाक से आँखों से पानी आना। और इसके साथ जब छोटे बच्चे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रेशो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि बच्चों को रेशा या गले में केरा, जिसको आम जुबान में कहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से उनके कान भी मुतासर हो रहे हैं। तो ये जो आंखों की जलन, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उसके पेशेंट्स जो हैं वो इसी कंप्लेंट्स के साथ ही आ रहे हैं कि हमारी आंखों में रेडनेस, आंखों में जलन, ये साथ जो है ना चीज़ें देखी जा रही हैं। सही। डॉक्टर साहब, कुछ लोग डरे हुए हैं कोरोना से, क्योंकि कुछ सिम्टम्स नाक के भी हैं ज़्यादातर कोरोना के। अब ऊपर से ये वाली बीमारी का शुरू हो जाना और जिस्म में करंट भी लग जाना, तो क्या मरीज इस वजह से तो ज़्यादा नहीं डर गए कि कोरोना के सिम्टम्स है? ज़्यादातर लोगों को तो यही लगना शुरू हो गया है। जो ही थर्ड वेव का जो है ना आगाज़ हुआ है कोरोना की, उसके बाद डेफिनेटली पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और बहुत जो है ना कॉन्शियस है इस हवाले से। ENT के क्लिनिक में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं कि जी नज़ला ज़ुकाम हो गया, गला में इरिटेशन हो गई, ख़राश हो गई, और मुझे तो हल्का हल्का जो है ना वो सांस ख़राब होने की तकलीफ़ है। जो यंग पेशेंट्स हैं डेफिनेटली कोरोना के सिम्टम्स बहुत हद तक उससे मुमासलत रखते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में मेरा यही है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये मौसमी एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं। एक चीज़ बड़ी मैं वाज़ेह कर देना चाहूँ कि कोरोना में फ़ीवर किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर हो रहा है, ठीक है, फीवर के पेशेंट्स। आल्दो के कुछ पेशेंट्स में जो यंग पेशेंट्स हैं वो इम्यूनिटी उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो उसको रिकवर कर जाते हैं, फीवर नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में फीवर उसका एक फीचर होता है। तो अगर आपको मौसमी नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब है, इरिटेशन है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर बुखार फीवर 100 या इससे अबव का जा रहा है, मुसलसल ऑफ एंड ऑन, यानी वक्तन फ़वक्तन फीवर होता चला जा रहा है, फिर उसको देखने के लिए ज़रूर अपने जो है ना कंसल्टेंट के साथ या अपने डॉक्टर के साथ रजू करें, ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। दूसरा एक और चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि हर घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, हर घर में खांसी, नज़ले ज़ुकाम के जो है ना पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हर पेशेंट को या हर बंदे को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि एक पेशेंट को खांसी, नज़ला ज़ुकाम हुआ तो वो फटाफट दौड़ पड़े कि जी मैं जाके अपना कोरोना का टेस्ट कराऊं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। इवन के WHO की भी जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर पेशेंट जो है वो टेस्ट कराने लग जाए। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो आपने सिम्टम्स बताएं, ठीक है, ये तो मौसम चेंज होने से भी हो जाते हैं, कुछ हवा की नमी भी है। एक जो अजीब सा सिम्टम्स है बॉडी में करंट का लग जाना, जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी किया है, सर इसके हवाले से बताइएगा, ये बॉडी में करंट लग जाना, इसकी क्या वजह है? करंट जैसी फीलिंग या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग जो है, ये आजकल बड़ा एक कॉमन सिम्टम आ रहा है। इसकी बेसिक बुनियादी वजह ये, चूंकि हवा ड्राई है और एयर करंट्स जो हैं, हवा के झक्कड़ जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, उसकी वजह से ना बॉडी में फ्रिक्शन होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से ना फ्रिक्शन का एक एलिमेंट आता है। तो वो बालों में भी ऐसे चार्ज, लोग कहते हैं जी चार्ज आ गया, जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे बाल खड़े हो जाते हैं किसी चीज़ से करें, तो वो जो चार्ज आ जाना या इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग, वो सिर्फ जस्ट फ्रिक्शन की वजह से ही है। तो उसका कोई हल कोई नहीं है। ये नहीं है कि हम ये इन्वायरमेंटल चेंज है, ये ख़त्म हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ये कोई इतनी सीरियस या नुकसानदेह चीज़ नहीं है। ठीक है डॉक्टर अवैस, इस हवाले से बिल्कुल हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये जो अजीब सिम्टम्स है जिसमें बॉडी में करंट लग जाना और बहुत से लोगों में ये पाया जा रहा है, इस हवाले से यकीनन बात करेंगे। हमें स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिफ काज़मी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जिसमें होंठ का फट जाना, नाक से खून आना, हवा में कमी की बाइस हो रहा है, डॉक्टर साहब और कौन कौन सी बीमारियां स्किन की हो सकती हैं हवा में नमी की वजह से? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए, बात सबसे पहले ये है कि जो स्किन है ये सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। अगर आप देखें तो स्किन से बड़ा ऑर्गन सर से पांव तक स्किन ही स्किन है। ठीक है। और जब भी कोई हवा में नमी हो या जब हमें पसीना आता है, गर्मी बहुत होती है या ठंड बहुत होती है, तो सबसे पहले स्किन पे इफेक्ट आता है। सही। आज क्योंकि हम नमी की बात कर रहे हैं, नमी की कमी की वजह से सर ये सारे सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। जी, ये सारे सामने आते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि जिस तरह आप देखती हैं कि स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है,
स्किन के जो हमारे लिप्स हैं, हमारे होंठ, उसमें हल्के हल्के क्रैक आने शुरू हो जाते हैं और वहां से हल्का हल्का खून भी निकल सकता है, जिसको हम कीलाइटिस कहते हैं अपनी जबान में। जो नाक की स्किन होती है हमारी, वो भी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, वहाँ नॉस्ट्रल की स्किन में भी कई दफा इतनी ड्राई हो जाती है कि अगर हम उसमें से ज्यादा कोशिश करेंगे ब्लो आउट करने की, तो हल्का सा खून सा भी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, लोग घबरा जाते हैं। फिर आपने बालों की बात की, ये तो बालों में ये होता है, हमारे बालों में हमारे फ्रेशनेस नहीं रहती। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं तो हम खाली स्किन को ट्रीट नहीं करते, हेयर और नेल्स को भी ट्रीट करते हैं, यानी बाल और नाखून। अच्छा, अब वो होता क्या है कि हमारे जॉर्जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिम्टम्स होते हैं जब भी वेदर चेंज होता है, स्पेशली जब हमारे यहाँ गर्मियाँ आती हैं। लेकिन इस टाइम ये जो सिम्टम्स है वो स्वेयर है, जैसे होंठों का फट जाना, आंखों में जलन होना, स्किन का खराब होना। तो अभी तो समर बिल्कुल स्टार्ट है, आपको नहीं लगता गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, ऊपर से ये सिम्टम्स भी ज्यादा है? देखिए जी, बात सबसे बड़ी ये है, एनवायरमेंटल और जियोग्राफिकल चेंजेस तो पूरी दुनिया में आती है। ये जरूरी नहीं होता कि हर साल एक मौसम में एक जैसे रहे। कई दफा कुछ मौसम जल्दी आ जाते हैं, स्प्रिंग कई दफा जल्दी आता है, ऑटम कई दफा जल्दी आता है, विंटर या समर, उस हिसाब से है। लेकिन ये जो चीजें आप बता रही हैं ना, ये तो अब मुझे 40 साल हो गए हैं स्किन में स्पेशलिस्ट हूँ मैं, प्रैक्टिस करते हुए। तो ये हम लोग तो बहुत देखते हैं जब वेदर चेंज होता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ हम आ रहे होते हैं, तो जो आपने अलामात और सिम्टम्स बताए हैं ये बड़े कॉमन है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात करता चलूं, मेरे पास आजकल जो पेशेंट ज्यादा आते हैं वो बालों की कंप्लेन के साथ कि डॉक्टर साहब हमारे तो बाल बड़े फ्रिजी हो गए हैं, हमारे बाल तो कई दफा झड़ते हैं, हमारे बालों को तेल भी लगाओ तो वो अब बाल फ्रेश नहीं लगते, कौन सा शैम्पू यूज करें, कौन सा हम ऑयल यूज। तो मैं ये कहूँगा सबसे बड़ी बात है, अगर एक कोई दवाई की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें फ्रूट्स, जूसेस, दूध, मिल्क शेक्स, पानी, इसका वाफर इस्तेमाल हम करें। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब हम लोग ये चीजें यूज करेंगे जिसमें जूसेस, फ्रूट्स और मिल्क शेक्स और दूध का इस्तेमाल ज्यादा होगा, पानी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो हमारे ये मसले काफी हद तक खत्म हो जाएंगे जो ये नमी की वजह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यकीनन डाइट अच्छी होने से आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, आप सेहतमंद भी रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता इस बार हमें थोड़ी ज्यादा केयर करनी पड़ेगी पहले की निस्बत, क्योंकि अभी स्टार्ट है, ऊपर से कोरोना भी है, कोरोना की वजह से भी लोग परेशान है और सिम्टम्स भी कुछ मैच ही हो रहे हैं, काफी ज्यादा एक जैसे सिम्टम्स है इसमें। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना की वजह से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो खाली हम में नहीं है, ग्लोबली है, पूरी दुनिया में आया हुआ है। लोग डिप्रेशन में हैं। मेरे जितने अजीजो अकारब हैं, पेशेंट हैं, वो आके यही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो एक माहौल ऐसा मिल गया है कोरोना की वजह से 1 साल से, जिनको नहीं भी हुआ है या जिनको हो चुका है वो भी बेचारे घबराए हुए हैं कि पता नहीं आगे फर्दर क्या होगा, कोई एक और भी लहर खुदा ना खास्ता। साइकोलॉजिकली भी स्किन की चेंजेस बहुत आती हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली एंजाइटी और स्ट्रेस में हो तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में वो रिलीज होते हैं स्ट्रेस के, जो स्किन को और ड्राई करते हैं और स्किन फटती नजर आती है। हाथों की स्किन फट जाती है, कई दफा पाँव की स्किन में खराश और ड्राइनेस आ जाती है। तो मैं यही कहूंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मे बी इस दफा थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस का एलिमेंट हमारे लोगों में ज्यादा है, जिसकी वजह से स्किन चेंजेस आ रही हैं। लेकिन मैं इसमें एक काम करें, जिन लोगों की स्किन वैसे ही ड्राई है, 3 किस्म की स्किन होती है, एक ड्राई, एक ऑयली और एक मीडियम स्किन। तो जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम शुरू कर दें लगानी, लिप्स को भी मॉइस्ट रखें, जिस तरह चैपस्टिक यूज करती हैं खवातीन, बाजू को, जिस्म को भी मॉइस्ट रखें। और उसके लिए बेस्ट चीज क्या है, ग्लिसरीन और एक्वारोल। ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही है, अभी अप्रैल का स्टार्ट है, बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन ये सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर है, शिकायत ज्यादा है, जैसे बॉडी में करंट का भी एक शिकायत मिल रही है जी, बॉडी से करंट फील हो रहा है दूसरों को जब वो आप शेक हैंड कर रहे हैं या वैसे बात किसी के करीब खड़े। तो आपको नहीं लगता एहतियाती तदाबीर ज्यादा अपनानी पड़ेंगी, ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें अपने आप को देखें। अब ये मौसम जो है ना अप्रैल का, इसमें पोलन का सीजन है,
पोलन क्या चीज है, जिन लोगों को एस्थमा होता है, जिनको दमे की तकलीफ है सांस की, उनमें ये जो पोलन हमारी सुंबल जो रुई होती है जब ये गिरती है दरख्तों से, इससे एस्थमा ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छा, अब आजकल किसी को एस्थमा हो तो वो पहले कोरोना की तरफ ख्याल जाता है, लोग अपना एक्सरे करा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं चेस्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल हमें एहतियात ज्यादा करनी है। मैं भी यही कहूंगा, कोशिश करें जितनी एहतियात कर सकती हैं करें, लेकिन पानी का इस्तेमाल इन दिनों में ज्यादा कर दें। और जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि इसमें फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें और स्किन को मॉइस्ट रखें। आप ये करें ना कि ये जो करंट की आप बात कर रही हैं कि जब किसी को हाथ में लाएं या किसी से बगल की लो तो लगता है करंट सा लग रहा है, ये हमारे में ही जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है हमारा बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हर हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और जब वो होगा तो उसके साथ हम लोगों को ये वाली करंट वाली और हाइपर सेंसिटिविटी अंग्रेजी में कहते हैं स्किन की हो जाती है। जब हाइपर सेंसिटिव होगी तो लगेगा कि मुझे तो करंट सा लग रहा है, किसी को मैं टच करूंगा करंट सा आएगा। तो इसकी बेस्ट तरीका है, मैं कहूँगा दवाइयों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ग़िज़ा के साथ पानी और फ्रूट्स के साथ ज्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला का ठीक हो गया। डॉक्टर आतिफ काज़मी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने बिल्कुल ठीक आया। हमें पहले से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और अपने आप को मोहतात रखना पड़ेगा, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से भी नहीं बाहर जाना पड़ेगा। डॉक्टर अवैस, बहुत शुक्रिया। आप स्किन स्पेशलिस्ट से पहले बात करना इसलिए भी ज़रूरी थी, ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती है अपनी स्किन को लेके, जहाँ पे लोग थोड़ा डरे हुए हैं, लोग ज़्यादा स्किन को लेके भी कॉन्शियस हो गए। डॉक्टर अवैस, जैसे आप बता रहे थे करंट का लगना, ये भी एक सिम्टम्स है। मैं चाहूँगी आप दोबारा से प्लीज़ यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, ये कौन सा सिम्टम्स है और इसकी क्या वजह है? करंट का लगना या बॉडी में चार्ज फील होना, इसका जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि चूंकि ड्राई मौसम है, ड्राई एयर करंट्स होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में फ्रिक्शन पैदा होती है। इन एयर पार्टिकल्स की वजह से बॉडी में फ्रिक्शन होती है और उस फ्रिक्शन की वजह से ये एक चार्ज सा फील होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जो ही आप किसी को हाथ लगाते हैं तो एकदम से चार्ज सा फील होता है, करंट सा लगता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक वजह यही है कि जैसे सर ने भी बताया, आतिफ साहब ने भी, कि स्किन ऑल टुगेदर स्किन जो है वो ड्राई होती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स ड्राई होते हैं और साथ हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज होता है। ये चार्ज ये नहीं है कि ये जो ही जैसे ही मौसम थोड़ा सा नमी की तरफ जाएगा, थोड़ी एक दो बारिशें होंगी, इंशाल्लाह ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, बच्चों में भी इस तरह के सिम्टम्स देखने में आए हैं? बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं जिनके नाक से खून निकल आना या उनको भी करंट का फील हो जाना, कोई ऐसे सिम्टम्स उनमें भी पाए गए? बच्चे ख़ास तौर पे जो जुवेनाइल एज हैं, यंग बच्चे जो होते हैं 10 और 20s की एज के जो बच्चे हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा नक्सीर या एपिस्टेक्सिस जिसको कहते हैं, नक्सीर का फुट पड़ना, ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो इनमें यही है कि इसमें बेसिक वजह यही है, नाक की जो अंदर वाली जो म्यूकोज़ा होता है, जो स्किन कह लें आप, उसको वो ड्राई हो जाती है, वहाँ क्रस्टिंग हो जाती है और जब उसको स्क्रैच किया जाता है, ख़ारिश की जाती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। बड़ी उम्र के लोगों में जो ब्लीडिंग होने के, नाक से ब्लीडिंग होने के जो अलामात हैं, वो उसकी कोई ना कोई फिर रीज़न साथ देखनी पड़ जाती है कि अगर कोई डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसको नाक से ब्लीड हो रही है, तो हमें उसके बीपी का और इन बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना होता है। लेकिन यंग बच्चों में जिनको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो प्योरली उसकी बेसिक वजह यही है कि नाक अंदर से ड्राई है। उसमें हम एक बहुत सिंपल सा रेमेडी या सोल्यूशन हम ये कहते हैं कि आप नमक वाला पानी, नॉर्मल सलाइन या सोल्यूशन एक बना लें। मैं अपने व्यूअर्स के आपके तवज्जो से व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल 1.5 लीटर की बोतल जिसमें पानी, उसमें आप 2 टेबल स्पून जो है वो नमक, टेबल सॉल्ट, आम टेबल सॉल्ट, ये आप अपने वॉशरूम में वॉश बेसिन के पास रखें और किसी भी सोल्यूशन से, सिरिंज से या किसी बॉटल से आप नाक के अंदर उसको फ्लश करते रहें या उससे धोते रहें नाक को। ठीक है, ये सिंपल सा रेमेडी है। इससे ये होता है कि जो हमारे नाक के अंदर वाली जो अंदरूनी मीडियम होती है वो एसिडिक नहीं होती, एक नॉर्मल पीएच पे रहती है, जिसकी वजह से क्रस्टिंग नहीं होती और ब्लीडिंग और ये ड्राइनेस होने के अलामात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं उनको आप रोक ही नहीं सकते, वो बार बार नाक में उंगलियां मारते हैं और जो है ना उसकी वजह से क्रस्टिंग होती है। तो उनका सिंपल सा पेरेंट्स को यही मशवरा है कि वो ये नॉर्मल सलाइन एक सोल्यूशन एक बना के रख लें और इनके पास कोई भी सॉफ्ट सी बच्चों को अगर आपने नाक में डालने,
आप कोई भी प्लास्टिक की सोल्यूशन की उसमें भर लें, उससे नाक के अंदर ड्रॉप्स डाल दें या उसको नाक को से वॉश कर लें। तो ये बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, इससे भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ठीक हो जाती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपसे यकीनन डाइट के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे कि पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी मशरूबात है जिनके इस्तेमाल करने से आप महफूज रह सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर वकार से, माहिर माहौलियात जो है। प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे, हवा में नमी की जो कमी हुई है उसकी वजह से ये सिम्टम्स तो आ रहे हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कोई कुदरती आफात का खदशा तो नहीं है? जी बिल्कुल, ये जो आप बात कर रही हैं इन्होंने बिल्कुल के जो हमें शॉर्ट टर्म्स हैं ये तो हमें फेस कर रहे हैं अभी भी। तो इन द लॉन्ग रन अगर हम इसी सिचुएशन से चलते जाएंगे, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि हम जो फॉसिलिक फ्यूल्स है ना ये यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हवा में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाएगा। इसमें फ्लड्स और सी राइज और ये जो रेनफॉल पैटर्न शिफ्टिंग और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हवा में नमी की मिकदार ये बिफोर जो है ना वो शुरू हो गई है। अल्टीमेटली तो ये ज्यादा गर्मी जो है ना वो मई जून में शुरू होती है, तो अभी आप देखेंगे अभी से ये हमें ये सारी चीजें जो है ना वो फेस करना शुरू हो गए। तो इन द एंड जब इन्वायरमेंट में हम देखते हैं इन्वायरमेंटल, तो इन द लॉन्ग रन जो है ना ये हमें कुदरती आफात की तरफ बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो बहुत सारे ओवर द ग्लोब जो है वो हमें बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं कि कहीं पे फ्लड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पे वो खुश्की बहुत ज्यादा है। तो ये जो कहीं पे प्रेसिपिटेशन पैटर्न शिफ्ट है। आप देखेंगे हमारे यहाँ गर्मी का जो सर्दी का जो सीजन होता था पहले वो सितंबर के या अक्टूबर के शुरू हो जाता, आप देखेंगे नवंबर दिसंबर और उससे भी लॉन्ग जो हो गया वो सर्दी जो है वो बिल्कुल सुकड़ना शुरू हो गई है। गर्मी का जो वो स्पैन वो बहुत बढ़ गया। तो अल्टीमेटली ये जो है ना ये हमें कुदरती आफात की तरफ लेकर जाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन जो हमारे इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स है जो हम दे रहे हैं, एक्चुअली हम हमेशा बात करते हैं कि ये टू वे सिस्टम है। एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है और हम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इन्वायरमेंट तो हमें बहुत फ्रेंडली चीजें जो हमारे लिए बहुत बेहतर है वही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम इन रिटर्न जो है ना इन्वायरमेंट को वो पोल्यूशन ही दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर आपको पता है कि इन रिटर्न भी हमें उसी तरह का जो है ना मिलेगा। सही। प्रोफेसर साहब ये भी बताइएगा, हवा में नमी की कमी हो रही है, दर्जा हरारत ओवरऑल पूरी दुनिया का भी और पाकिस्तान का भी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, तो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए हमें इस हवाले से? ये देखें जो दर्जा हरारत की मेन वजह है ना वो हमारी एक तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं और जो हमारे जो मैंने अभी भी बात की थी फॉसिल फ्यूल्स है, ये जो पेट्रोल और ये जो हम यूज करते हैं, इसमें से जो गैसेस निकलती है ना वो डायरेक्टली हमारी उधर एटमॉस्फेयर में जाती है। हमारा जो सूरज की रोशनी है उसमें तकरीबन 48% जो है ना सूरज की जो एनर्जी है वो जमीन तक आती है और उसमें से जमीन की तरफ से रिफ्लेक्ट बैक होती है इन द जो लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है स्पेशली इसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस ये क्या करती है कि जो जमीन की एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होनी होती है, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो बढ़ती जाएगी, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक जमीन की तरफ ही कर देती है। क्योंकि एक तवाज़न कायम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था कि जो सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो जमीन एब्जॉर्ब करती है और जमीन से निकलने वाली जो है वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बैलेंस रह रहा था। तो अब हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं हमारी, उसकी वजह से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है। उसकी वजह से जो जमीन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी थी जो कि एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए थी वो यहीं पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। सही हो गया। तो हमें इस तरह जी डॉक्टर अवैस से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अवैस, जैसे आप बता रहे थे मशरूबात के हवाले से भी, पानी के हवाले से भी उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें? देखें, चूँकि ड्राई वेदर है, जिस्म में पानी की कमी एक्सपेक्टेड है और डिहाइड्रेशन के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, होंठ खुश्क होना, गला खुश्क होना। पानी और मशरूबात में वो ऐसे मशरूबात जो ज़रा ठंडी तासीर जिसको हम कहते हैं, ठंडी तासीर वाले होते हैं, जिसमें ये लाल शरबत हो गया, संदल हो गया और इसके साथ इलायची, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि वाटर कंटेंट को जो है ना वो रिप्लेनिश करने के लिए, बाकी उसे रिकवर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ्रूट्स के हवाले से जिन फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, अगेन उनका इस्तेमाल, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, आजकल उसका सीज़न शुरू हो गया हुआ है। सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स अब जाने वाले हैं तकरीबन, लेकिन इनका जूस, इनके जूसेस या इनका डायरेक्ट इनका इस्तेमाल जो है वो बड़ा बेनिफिशियल है।
और इसके हवाले से बाकी आगे सेब या इस तरह के जो बाकी जो जूसेस हैं वो आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल फ्लूइड्स ज़्यादा इंटेक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जब सब आगे रमज़ान आ रहा है तो पानी की कमी वैसी हो जाती है क्योंकि हम बहुत कम जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाने पे ज़रा ज़्यादा जोर रखते हैं, तो तब क्या करना चाहिए? तब तो ऑलरेडी पानी की कमी चल रही होती है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो मेरा मशवरा ये है कि ये जो अफ्तार बुफेज होते हैं और डिनर बुफेज, सबसे पहले तो इनकी तरफ जो है ना रुझान कम करें और सादा ग़िज़ा बिल्कुल सिंपल जो आपकी डाइट होनी चाहिए इस रमज़ान में। इसकी वजह ये है कि जो ओवरऑल डे स्पैन है, ज़्यादातर टाइम हम रोज़े में होंगे और जो रोज़े के बगैर वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है, 24 घंटे को अगर डिवाइड करें तो इसमें ये कि पानी का इस्तेमाल, मशरूबात, लाल शरबत जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह इस किस्म की चीज़ें, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट्स में ये जैसे मैंने अभी बताया जिनमें वाटर कंटेंट है, इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें और जब रोज़ा अफ्तार करते साथ ही जो है वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा जिसमें आप ये मुरगन चीज़ें, फ्राइड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, जो कि अमूमी तौर पे हमारा इतना दिल नहीं करता है कि हम जो है इन चीज़ों को छोड़ें। लेकिन ये है कि मेरी यही जो है ना वो मशवरा, यही एडवाइस यही है कि आप फ्राइड चीज़ें, मिर्चों वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ड्यूरिंग द डे टाइम जब रोज़ा होता है उसमें फिर ये ऑब्वियसली जितनी फ्राइड चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा आपको उसको हज़म करने के लिए उतना ज़्यादा वाटर कंटेंट, उतनी ज़्यादा जो है ना वो स्टमक को उतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए आप कम से कम फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर आतिफ से पूछना चाहेंगे, डॉक्टर अवैस ने तो हमें डाइट प्लान बता दिया क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्किन को बैलेंस रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए रमज़ान में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए हमें? जी, डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ काज़मी आपके कीमती वक्त का। उन्होंने हमें बताया था कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अवैस, ENT स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर वकार, माहिर माहौलियात। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती